युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस। देखिए सबसे पहले है युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना, एक बना है गैमीटो और दूसरा है जेनेसिस। तो गैमीट मतलब युग्मक होता है, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पादन। क्या चीज होता है? उत्पादन या निर्माण। अर्थात गैमीट के निर्माण को, युग्मक के निर्माण को, युग्मक के उत्पादन की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन या उसी को गैमीटोजेनेसिस के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि युग्मक जनन की जो प्रक्रियाएं हैं वो अलैंगिक जनन का पार्ट है या लैंगिक जनन का पार्ट है, हमको ये समझना है। तो देखिए युग्मक जनन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रियाएं होती है ना, वो लैंगिक जनन में। किस प्रकार के जनन में? लैंगिक जनन में। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। यानी लैंगिक जनन के प्रक्रिया में ही आपको जो है युग्मक जनन की क्रिया होती है, गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होती है। अब यह गैमीटोजेनेसिस युग्मक जनन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। उसको अभी हम बताएंगे वो दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। लेकिन याद रख लीजिएगा कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मक के बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन या उसी को गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। गैमीटोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना, एक गैमीटो दूसरा जेनेसिस। गैमीटो का अर्थ युग्मक, जेनेसिस का अर्थ उत्पादन। अर्थात युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक जनन की जो प्रक्रियाएं होती है वो लैंगिक जनन का पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है पार्ट है। अब इसको हम मिटाएंगे, ठीक है, और मिटाने के बाद फिर देखेंगे कि युग्मक जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चलिए अब वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं आइए उस पर हम जो है बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका युग्मक जनन दो प्रकार के। पहला आपका है शुक्राणु जनन। क्या चीज है? शुक्राणु जनन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा आपका है अंड जनन। क्या चीज है? अंड जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊजेनेसिस। क्या कहते हैं? ऊजेनेसिस। यानी युग्मक जनन दो प्रकार के। पहला शुक्राणु जनन, जिसको इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा है अंड जनन, जिसको हम लोग ऊजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अर्थात शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम अंड जनन की बात कर लेते हैं, ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस का क्या परिभाषा है? अंड के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अंड जनन की प्रक्रिया में जो है अंडाणु बनता है। क्या चीज बनता है? अंडाणु, जिसको हम लोग अंड भी कहते हैं या इसी को डिंब के भी नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम या इसी को कहीं कहीं पे ओवा लिखा हुआ भी जो है रहता है। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश स्पर्मेटोजेनेसिस, अंड जनन का ऊजेनेसिस। अब हमको यहाँ पे देखना है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस में होती है और अंडाणु जनन की प्रक्रिया किस में होती है। तो देखिए शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है ये नर में होती है। किस में होती है? नर में होती है, यानी मेल में होती है, ठीक है। और अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वो मादा में होती है। किस में होती है? मादा में, यानी कि फीमेल में। अब हमको ये ध्यान याद करना है, समझना है कि नर का वह कौन सा अंग है जिसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। उसके अलावा मादा का वह कौन सा जनन अंग है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। चलिए, तो नर में जो है वृषण। क्या चीज है? वृषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है।
वहीं पे हम अंडजनन की बात कर लेते हैं। तो फीमेल बॉडी में होता है अंडाशय। क्या चीज होता है? अंडाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। तो इस अंडाशय में जो है अंडाणु का निर्माण होता है। तो याद रख लेना है कि वृषण में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है और अंडाशय में अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है या अंड जनन की प्रक्रिया होती है। शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है, अंडाणु जनन में अंडाणु का निर्माण होता है या अंड जनन में अंडाणु का निर्माण होता है। ये याद रख लेना। अब नर में वृषण की संख्या की बात की जाए तो नर में वृषण की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। ठीक उसी प्रकार मादाओं में महिलाओं में भी जो है आपको अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि वृषण जो है जोड़ीदार अंग है, तो अंडाशय भी क्या है? जोड़ीदार अंग है। ये याद रख लेना है। अब नर का प्रमुख जनन अंग जो है वो वृषण होता है। नर का प्रमुख जनन अंग क्या होता है? वृषण होता है। और मादा का प्रमुख जनन अंग क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, याद रख लेना है। अगर मनुष्य में बात की जाए कि मनुष्य का प्रमुख नर जनन अंग कौन है, तो वृषण यानी कि टेस्टिस। वहीं पे अगर पूछे कि मनुष्य में मादा का प्रमुख जनन अंग क्या है, तो वह है अंडाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो ये दोनों के दोनों, अंडाशय और वृषण, ये दोनों के दोनों जो है आपको जोड़ीदार अंग के रूप में जो है गिना जाता है। तो ये हमने समझ लिया, युग्मक जनन को समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है और अंड जनन में अंडाणु जनन में अंडाणु का निर्माण होता है। तो अब इस दोनों के बारे में, शुक्राणु के बारे में और अंडाणु के बारे में भी हम लोग जो है अभी देखेंगे। तो उससे पहले हम इसको जो है मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन अभी रहने देते हैं। चलिए अब आगे देखिए। तो शुक्राणु जनन में किसका निर्माण हो रहा था? शुक्राणु का निर्माण हो रहा था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। वहीं पे अंड जनन में oogenesis में किसका निर्माण हो रहा था? अंडाणु का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम के नाम से जो है जानते हैं। तो देखिए शुक्राणु के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो शुक्राणु जो होता है ना, वो गतिशील होता है। क्या जो होता है? गतिशील होता है, या इसी को आप चलनशील भी जो है कह सकते हो। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोटाइल। क्या कहते हैं? मोटाइल। अर्थात शुक्राणु की कोशिका जो होती है ना, वो गति करती है, चलायमान होती है, तो इसको हम लोग मोटाइल बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अंडाणु की कोशिका की बात की जाए, अंडाणु की बात की जाए, तो अंडाणु जो होता है वो अचलनशील होता है। क्या चीज होता है? अचलनशील होता है। इसीलिए इसको जो हम लोग इंग्लिश में नॉन मोटाइल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? नॉन मोटाइल। अर्थात याद रखिएगा कि नर युग्मक जो होते हैं वो चलनशील होते हैं और मादा युग्मक जो होते हैं अचलनशील होते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? दूसरी बात कि नर युग्मक शुक्राणु जो होता है वो आकार में छोटा होता है। आकार में क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन मादा युग्मक आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। अगर दोनों में कंपेयर की बात की जाए कि नर युग्मक छोटा होता है कि मादा युग्मक छोटा होता है, तो याद रखना नर युग्मक छोटा होता है, अर्थात शुक्राणु आकार में छोटा होता है, जबकि अंडाणु जो है आकार में शुक्राणु की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए शुक्राणु को जो है लघु युग्मक, शुक्राणु को जो है लघु युग्मक या इसी को इंग्लिश में माइक्रोगैमिट के नाम से जानते हैं। वहीं पे अंडाणु जो है वो बड़ा होता है, इसीलिए इसको जो है गुरु युग्मक, क्या कहते हैं? गुरु युग्मक, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो। अब यहाँ पे दो शब्द है, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अर्थात शुक्राणु जो है वो छोटा होता है आकार में और अंडाणु जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये याद रख लेना। उसके अलावा हम ये भी यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता देते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो आपका शुक्राणु ही होता है। ठीक है, और मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो कौन होता है?
अंडाणु होता है। तो छोटी कोशिका शुक्राणु और बड़ी कोशिका अंडाणु। और एक होती है लंबी कोशिका, कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो वहां पे आपका आ जाता है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, जिसका नाम है न्यूरॉन। तो यहाँ पे आपका तीन चीज क्लियर हो गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो ये चीज आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे शुक्राणु के आकार की बात कर लेते हैं। तो शुक्राणु का आकार जो होता है आपका इस तरीके से, इस तरह से आपका जो है शुक्राणु का आकार होता है। और यहाँ पे एक टोपीनुमा संरचना होता है। ये इसका गर्दन वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका पूंछ हो जाता है, ये इसका मध्य भाग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा का बात कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाता है? सिर हो जाता है। और इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो इस तरीके से आपकी शुक्राणु की रचना होती है। उसी प्रकार से अगर हम अंडाणु की बात कर लेते हैं तो अंडाणु का इस तरीके से जो है आपका रचना पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका अंडाणु का रचना हो जाता है। तो उसके अलावा तो ये हो गया नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक। अब यहाँ पे अगर बात की जाए शुक्राणु और अंडाणु में, क्या आकार में ये समान है या अलग अलग है? आकार में समान है या अलग अलग है, ठीक है। तो उसको भी देख लेना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। तो आकार में दोनों क्या है? अलग अलग है। इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है। तो इसको जो है हेटेरोगैमेट्स या इसी को विषम युग्मक भी कहा जाता है। अर्थात अंडाणु का आकार देखने में अलग है और शुक्राणु का आकार देखने में अलग है। तो ये आपका हो गया नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक। तो हमने आज क्या सीखा? युग्मक जनन के बारे में। और याद रखिएगा कि युग्मक जनन की प्रक्रिया में जो भी युग्मक बनता है, शुक्राणु या अंडाणु, ये दोनों के दोनों जो होते हैं अगुणित होते हैं। क्या चीज होते हैं? अगुणित होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। और इसको सूचित क्या चीज से करते हैं? सिंगल एन से, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।